हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं इतिहास की, और इतिहास में जो अपना सब जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपना वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में अपन बच्चों काफ़ी चीज़ों को अपन ने काफ़ी हद तक अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। किस तरीके से वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, किस तरीके से इसकी उत्पत्ति होती है, और किस तरीके का इसका इसके अंदर किस तरीके से इसका राजनीतिक जो विचारधारा थी, राजनीतिक जो जीवन था, वो किस तरीका का इसका राजनीतिक जीवन था, इसके बारे में अपन ने इसकी लास्ट क्लास में बात कर ली थी। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्लास में जो बात की थी वो अपन ने देखी थी कि किस तरीके से गांव का मुखिया होता है और किस तरीके से किसी समस्या का या किसी मसले को, किसी समस्या का समाधान किस तरीके से किया जाता है। और सबसे छोटा जो हिस्सा होता है, जो सबसे छोटा जो आपके जो पार्ट होता है, वो आपका परिवार होता है। उसके बाद बच्चों उसके ऊपर आपका कुल आता है, कुल के बाद आपका ग्राम आता है, ग्राम के बाद आपके विश्व आता है, और विश्व के बाद आपका जन आता है, जन के बाद आपका जनपद आता है, और जनपद के अंत में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ी जो इकाई थी वो आपके महाजनपद होता था। और इसी के अंदर अपन ने कई प्रकार की चीज़ें के बारे में अध्ययन किया, जैसे कहते हैं सभा किसे कहते हैं, समिति क्या है, गण क्या होते हैं, परिषद क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को अपन ने वैदिक सभ्यता के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात कर ली। आज की जो क्लास जो अपनी रहेगी बच्चों, वो आपका रहेगी वैदिक कालीन यानी ऋग्वैदिक काल के अंदर सामाजिक जीवन। किस तरीके से ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन था, यानी कि मनुष्य का सामाजिक जीवन किस प्रकार से था, किस तरीके से मनुष्य जो इस समाज में सामूहिक रूप से रहता था। इस सारी चीज़ों के बारे में अपन इसके बारे में इसके दौरान क्या करने वाले थे, किसके बारे में क्या करेंगे अपन, अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, जो आज का जो अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो बच्चों रहने वाला है वैदिक काल के अंतर्गत सामाजिक जीवन, यानी व्यक्ति समाज में किस तरीके से अपनी छवि बनाकर रहता था। ठीक है, तो टॉप आपका जो हेडिंग रहने वाला है बच्चों वो रहेगा वैदिक काल में सामाजिक जीवन, यानी कि वैदिक काल के अंतर्गत सामाजिक जीवन किस तरीके से होता है, क्या होता है सामाजिक जीवन में। इस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि किस तरीके से एक व्यक्ति इस समाज में अपनी छवि बनाकर रखता है, किस तरीके से इस समाज में वो अपना जीवन यापन करता है। इन सारे बिंदुओं के बारे में बच्चों अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका जो सामाजिक जीवन की जब अपन बात करते हैं, इसके अंदर जो आपका जो ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन है बच्चों, आपका ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल जो आपका सामाजिक जीवन है, यानी कि इस समाज का जो मुखिया जो होता है या किस तरीके का ये समाज था, यहाँ बच्चों आपका जो परिवार होता था वो पितृसत्तात्मक था। परिवार आपके पितृसत्तात्मक, यानी कि इसके अंतर्गत जो आपका जो मुखिया माना जाता था बच्चों, वो आपके सर्वे सर्वा जो परिवार का जो मुख्य जो सदस्य या जो मुखिया होता था, वो आपके वैदिक काल में जो होता था बच्चों पितृसत्तात्मक, यानी कि मनुष्य का होता था। यानी मनुष्य क्या होता है, मतलब लोग या लड़के, या पितृ यानी आपका जो पिता है वही सर्वे सर्वा है, उसी को इसमें मुखिया का दर्जा दिया जाता था आपके वैदिक काल में। उसी आधार पर ये जीवन यापन करते हैं, और परिवार के हर सदस्य को जो अपने परिवार का जो मुखिया यानी कि जो पिताजी हैं, उनकी हर बात को मानना पड़ता था। और वही उनके अंदर अगर उन्होंने जो कोई फैसला या जो कोई निर्णय ले लिया, वह सिर्फ जो पिता जो भी बड़े मुख्य जो अहम जो निर्णय लेते थे वो आपके पिताजी लेते थे। इसलिए जो आपका जो परिवार था वो आपका वैदिक काल में बच्चों वो आपका था पितृ सत्तात्मक। वर्तमान परिस्थिति में जो बच्चों अपन देखते हैं, तो वर्तमान परिस्थिति में जो जन आधार कार्ड में अपन देखते हैं, तो आपके जो परिवार का जो मुखिया है उसे कहा जाता है आपके मम्मी, या आपका जो महिला जो सबसे बड़ी महिला जो होती है उसे इसका परिवार का क्या कहा जाता है, मुखिया। तो उस आधार पर अपन देख सकते हैं कि आजकल जो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो परिवार या जो समाज है वो बच्चों आपके मातृसत्तात्मक हो। और बच्चों घर का जो मुखिया होता था, यानी परिवार का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता था बच्चों, आपके मुखिया को कहा जाता था गृहपति, घर का पति या मालिक। परिवार का मुखिया क्या कहलाता था बच्चों, आपके गृहपति कहलाता था। यानी कि घर का जो मुखिया है, जो जो ही आपका पितृसत्तात्मक है, और जो घर का मुखिया उसे अपन गृहपति भी कहते हैं। और ऋग्वैदिक काल में बच्चों संयुक्त परिवार
देखने को मिलते हैं? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं बच्चों। संयुक्त परिवार किस तरीके से, यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं वो एक संयुक्त परंपरा के आधार पर रहते थे, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो परिवार का जो सदस्य है, वह जो यहाँ का जो परिवार रहता था वो बच्चों से आपके संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सारे एक ही परिवार के साथ रहते थे। इसे क्योंकि यहाँ पे आपको जो बड़े बड़े जो घर हैं या जो मकान हैं उनमें बच्चों एक ही चूल्हा देखने को मिलता है, जिससे ये ज्ञात किया जा सकता है कि यहाँ का जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं बच्चों, वो संयुक्त परिवार में रहते थे, सभी मिलजुल कर रहते थे, ठीक है। और यहाँ का जो इस आपके जो वैदिक काल का जो ये ऋग्वेदिक काल का जो आपका खान पान था बच्चों, वो आपका शुद्ध था, शुद्ध एवं सरल। शुद्ध एवं सरल कैसे? क्योंकि यहाँ के लोग दूध से बनी वस्तुएं खाते थे। यानी कि यहाँ जो लोग हैं बच्चों, आपके दूध से निर्मित वस्तुओं का क्या करते थे? खान पान करते थे। यानी दूध से निर्मित वस्तुओं का क्या करते थे बच्चों? ये खान पान के रूप में लेते थे बच्चों। वर्तमान समय में अपन मीठे के तौर पर देखते हैं तो कई प्रकार की मिठाइयाँ, सतरंजी मिठाइयाँ आपको इस समाज में देखने को मिलती है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में बच्चों जो मिठाई के रूप में अगर एक चीज, किसी चीज को या मीठे के रूप में अगर कोई चीज इस्तेमाल की जाती थी, वो आपके मधुमक्खियों द्वारा प्राप्त क्या किया जाता था बच्चों? आपके शहद। मीठे के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता था बच्चों? शहद, ठीक है। मीठे के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता था बच्चों? आपके शहद का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ के लोग जो थे बच्चों, आपके आपकी जो ये मांस मछली का जो भी लोग सेवन करते थे उनको बच्चों ये अगन्य मानते थे, यानी कि इसको उसको न मारने योग्य कहा गया नहीं। अब ये जो लोग, जो वैदिक काल के जो लोग हैं, वो मांस मछली इन सब से क्या करते थे? घृणा करते थे। और वो ये चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का सेवन ना करे, जीव हत्या ना करे। और ये गाय को अगन्य मानते थे, यानी गाय को मुख्य रूप में, मुख्य पशु के रूप में मानते थे। और ये कहते थे कि गाय को कभी भी मारा नहीं जाना चाहिए, गाय को मारा नहीं जाना चाहिए। क्या कहते थे ये बच्चों? किससे घृणा करते थे? मांस मछली नहीं खाते थे, मांस मछली का सेवन नहीं करते। किसका सेवन नहीं करते बच्चों? आपके मांस मछली का सेवन नहीं करते। यानी कि इस समय जो मांस मछली का जो सेवन था वो सर्वथा वर्जित माना जाता था, या घृणा करते थे। मांस मछली इनको पसंद नहीं थी। ये लोग मानते थे कि मांस मछली से ये क्या करते थे? घृणा करते थे। जैसे कभी कभी आप कहते थे ना, आई हेट यू, तो ये वाला सीन है इसमें कि ये लोग मांस और मछली का जो भी लोग सेवन करते थे, यानी ये मांस मछली से क्या करते थे? घृणा करते थे। और गाय को बच्चों अगन्य मानते थे। गाय को क्या मानते थे? अगन्य। अगन्या से तात्पर्य बच्चों आपके, अगन्या से तात्पर्य जो होता है बच्चों, वो आता है आपका मारने न मारने योग्य। यानी अगन्या का जो अर्थ होता है वो होता है न मारने योग्य। यानी कि ये लोग कहते थे कि गाय जो हमारी माता है, इसलिए इसकी मृत्यु नहीं करना चाहिए। और इसके लिए जो एक शब्द उपयोग लिया जाता था आपका गाय के लिए, गऊ। गौ शब्द का बच्चों आपके जो ऋग्वेद है, जो आपका जो ऋग्वेद था, इसमें बच्चों 176 बार ये आपको शब्द देखने को मिलेगा। जब ऋग्वेद पढ़ोगे तो 176 बार इस शब्द का देखा जा सकता है कि 176 जगह गौ शब्द का उपयोग किया जाता है। और गाय को बच्चों वस्तु विनिमय का क्या मानते थे? ये साधन मानते थे। गाय को क्या मानते थे? गाय क्या मानते थे बच्चों? वस्तु विनिमय का साधन।
यानी गाय वस्तु विनिमय का साधन था। और जिस घर में गाय है वो ये मानते थे कि ये तो सर्व संपन्न परिवार है। गाय जिसके घर में गाय है वो क्या दर्शाता था बच्चों, आपकी संपन्नता को दर्शाता था। यानी कि जिस मनुष्य के या जिस व्यक्ति के घर में बच्चों अगर गाय है तो वो बच्चों उसको माना जाता था कि ये सबसे अमीर व्यक्ति है, इसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, तभी ये किसका पालन कर रहा है बच्चों, आपके गाय का पालन कर रहे। अब आगे बात करेंगे बच्चों अपन वैदिक सभ्यता के अंदर लोगों का किस तरीके का ये कपड़े पहनते थे, क्या इनका पहनावा था। तो उससे पहले जो बात की अपन ने, क्या बात की बच्चों, अपन ने जो बात की वो सबसे पहले बात की वैदिक काल के सामाजिक जीवन की। और सामाजिक जीवन की बात करते हैं आपके ऋग्वैदिक काल के अंदर बच्चों जो आपका परिवार था, परिवार बच्चों आपके पितृसत्तात्मक था, ठीक है। यानी कि पिता को ही मुखिया माना जाता था और मुखिया को क्या कहा जाता था बच्चों, आपके गृहपति कहा जाता था। और यहाँ पे जो प्रथा प्रचलित थी वो कौन सी प्रथा प्रचलित थी बच्चों, आपके संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। और यहाँ का जो खान पान शुद्ध एवं सरल था, यानी कि यहाँ के लोग जो खाते पीते खाने पीने का जो भी चीजें सामग्री थी वो बिल्कुल शुद्ध मानी जाती थी और सरल मानी जाती थी। तो जिससे कि यह है कि ये लोग जो सबसे ज्यादा जिस चीज का सेवन करते थे बच्चों, वो आपके हैं दूध से निर्मित वस्तुएं, जैसे दूध से निर्मित मक्खन, छाछ, दही, ये सारी चीजों का ये क्या करते थे बच्चों, आपके सेवन करते थे, ठीक है। और जो मीठे, यानी जब वर्तमान में अपन चीनी का जहाँ इस्तेमाल करते हैं मीठे की जगह, तो इनके पास मीठे के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता था बच्चों वो आपके शहद किया जाता था। जो शहद क्या है कि बच्चों आपके मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। और बच्चों गाय को ये क्या मानते थे, वस्तु विनिमय का साधन मानते थे, यानी गाय के बदले ये अपना व्यापार चलाते थे। और आपका जिसके पास या जिसके घर में बच्चों गाय है उसे ये मानते थे कि ये सबसे संपन्न परिवार है, इसको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। ये क्या मानते थे, जिसके पास गाय है। और ये बच्चों मांस और मछली के क्या करते हैं बच्चों, आपके घृणा करते थे। और ये गाय को बच्चों अगन्य मानते थे, यानी कि गाय को न मारने योग्य मानते थे। यानी कि गाय एक देवीय रूप में ये मानते थे और इसको अगन्य मानते थे, यानी कि इसको ये नहीं, ये कहते थे कि गाय को मारना उचित नहीं है या धर्म विरुद्ध है। और आपके जो ऋग्वेद है बच्चों उसमें जो गौ शब्द जो कि आपके गाय के लिए सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, इसका उल्लेख जो आपके 176 बार आपके किसके अंतर्गत हुआ है, आपके ऋग्वेद के अंदर इसका उल्लेख हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे बच्चों अपन बात करेंगे कि वैदिक कालीन लोगों का जो पहनावा था वो किस तरीके के वस्त्र पहनते थे। इन सारे बिंदुओं के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी कि इसका जो पहनावा, जैसे वर्तमान समय में अपन देखते हैं पाश्चात्य कल्चर ने अपने ऊपर बहुत भयंकर तरीके से छाप छोड़ रखी है और आज के लोग जो है वो पैंट शर्ट में रहने लगे हैं। जबकि प्राचीन समय के लोगों का जो पहनावा था वो बहुत ही शानदार था, धोती कुर्ता वो पहनते थे। लेकिन अब जो कहते हैं ना कि धोती कुर्ते वाली पीढ़ी का अंत होने वाला है और वर्तमान जो पीढ़ी है बच्चों, पहले जो बुजुर्ग लोग थे वो धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन वर्तमान समय के जो बुजुर्ग लोग हैं बच्चों वो आपके पैंट शर्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैदिक सभ्यता के लोगों का पहनावा देखते हैं। वैदिक सभ्यता के लोगों का पहनावा। वैदिक सभ्यता के लोगों का पहनावा किसके अंदर बताया गया बच्चों, ऋग्वेद के अनुसार वैदिक सभ्यता के लोग किस तरीके का कपड़ा पहनते थे, किस तरीके से वो अपने अंगों की सुरक्षा करते थे, किस तरीके से वो अपने अंगों को ढकते थे और किस तरीके से कपड़े पहनते थे। तो बच्चों बेसिकली 4 प्रकार के क्या पहनते थे बच्चों, 4 प्रकार के ये कपड़े पहनते थे बच्चों। इसमें विशेष प्रकार के 4 प्रकार के विशेष कपड़े पहनते थे, जिसे मुख्य रूप से 4 प्रकार के कौन कौन से पहनते थे आपके, एक तो नीवी है, एक वस्त्र का नाम है निवी, एक वस्त्र आपका नीवी जो वस्त्र है बच्चों वो आपके जो शरीर का जो नीचे का जो अंग है, यानी कि आपके पैर वगैरह हैं, इन सबको ढकने के लिए प्रयोग किया जाता था। शरीर के निचले हिस्से को ढकने में इस्तेमाल, देखिए शरीर का जो नीचे का अंग है उसको इससे ढका जाता था। दूसरा बच्चों वस्त्र हो वो आपका है वास बच्चों जो वस्त्र है वो आपका जो ऊपर ओढ़ा जाता है, जैसे अपन शाल भी कह सकते हैं, ओढ़नी भी कह सकते हैं या चुनरी भी कह सकते हैं। कौन सा है वास, आपके ऊपर ओढ़ा जाने वाला वस्त्र।
ठीक है। उसके बाद आगे अपन बात करते हैं, जो तीसरी जो चीज है वो बच्चों आपके हैं अधिवास। अधिवास बच्चों जो आपका है वो शरीर का जो ऊपरी शरीर जो है उसको ढकने के लिए आपका ये वस्त्र प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अधिवास। अधिवास वस्त्र जो है बच्चों आपके ऊपरी अंगों को ढकने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला वस्त्र है। ढकने में प्रयुक्त वस्त्र, क्योंकि आपका जो ऊपर का शरीर के जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर के जो अंग है, उन सबको ढकने का जो हिस्सा होता है उसको जो ढका जाता है वो बच्चों आपका आपकी किससे ढका जाता है, अधिवास से ढका जाता है। और चौथा जो आपका है मुख्य रूप से जो ये चार है बच्चों, वो अपना चौथा जो है अंत का। अंत का से तात्पर्य बच्चों ये वह वस्त्र जो है आपका सर्दियों में पहना जाता था, क्योंकि ये किसका बना होता था बच्चों, आपके ऊन का बना होता था। जब ये ऊन का बना हुआ है तो सामान्य सी बात है बच्चों, इसको किस में पहना गया होगा, इसको पहना जाता होगा आपके किसमें, किसमें पहना जाता है आपके ऊन का बना हुआ, तो इसको सर्दियों में पहना जाता था। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं अपन। अब कुछ विशेष वस्त्रों का भी इस्तेमाल आपके ऋग्वैदिक काल के लोग करते थे, यानी मुख्य रूप से जो वस्त्र यूज किए जाते थे वो आपके चार थे। पहला आपका निवि। निवि जो क्या करता है, शरीर के जो नीचे के हिस्से यानी कि आपके धड़ से जो पैरों का जो हिस्सा है उसको ढकने का काम करता था। और वास जो है वो बच्चों आपके ऊपर ओढ़ा जाता था, या जिसे अपन सोल कह सकते हैं या ओढ़नी कह सकते हैं। फिर अधिवास जो होता था बच्चों एकदम पूरा अपने शरीर के जो पूर्ण रूप से जो अंग है उनको ढकने के लिए क्या किया जाता था, आपके अधिवास का प्रयोग किया जाता था। और चौथा जो मुख्य रूप से जो चौथा है वो आपका अंत का है। अंत का जो है वो बच्चों आपका ऊन से बना होता है। किससे बना होता है, ऊन से। क्षौम, अगला जो वस्त्र है बच्चों आपके क्षौम। क्षौम वस्त्र जो है बच्चों वो आपके धनी वर्ग के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी धनी लोग कुछ विशेष प्रकार का स्वयं को अलग दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार का क्या पहनते हैं, वस्त्र। क्षौम को बनाने के लिए क्या करते हैं, धनी वर्ग धनी वर्ग के लोगों द्वारा विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते थे, जिसे क्या कहा जाता था, आपका क्षौम कहा जाता है। अगला जो बात है बच्चों अपन छठी जो बात करता हूँ वो आपका उष्णीय। उष्णीय का तात्पर्य क्या है बच्चों, जो सिर पे जो बच्चे जो आपके पुरुष लोग जो है वो आपके जो सिर पर जो पगड़ी पहनते हैं उसे क्या कहा जाता था वैदिक काल में, उष्णीय। जिसे अपन कह सकते हैं साफे की जगह इस्तेमाल की जाने वाली। साफे के स्थान पर क्या किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता था। अगली बात करते हैं बच्चों अपन कुब्र की। कुब्र किस प्रकार का जो वस्त्र है बच्चों, आपका जो सातवां जो वस्त्र वो आपका कुब्र। कुब्र किस प्रकार का बच्चों, ये कुब्र जो आपका एक विशेष प्रकार का आभूषण है बच्चों, जो आपके क्या है पुरुषों की किस में लगाया जाता है, पगड़ी में। आभूषण है कुब्र, क्या है बच्चों आपके आभूषण। कहाँ लगाया जाता है, आपके पगड़ी में। आठवां जो आपका वस्त्र है या जिसे अपन कह सकते हैं निस्क। निस्क जो होता है बच्चों महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता था, आपके गले में पहना जाता था, और ये सोने का बना होता था, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जो विद्वान लोग हैं उसे क्या कहते थे, स्वर्ण मुद्रा भी बताया गया है। ठीक है, और इसकी जो शुद्धता का जब जांच की जाती है, जो निस्क की जो शुद्धता का जांच किया जाता था उसके लिए आपके जो पारस पत्थर है उसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, आपका जो अगला जो वस्त्र है वो आपका निष्क है। निष्क क्या करता है बच्चों, निष्क जो है वो आपका किस द्वारा पहना जाता है, महिलाओं द्वारा। कहाँ पहना जाता है, आभूषण ही है ये भी, महिलाओं द्वारा गले में।
ठीक है। नहीं, महिलाओं के द्वारा जो गले में जो पहना जाने वाला जो आभूषण था, जो वस्त्र था, वो बच्चा आपका क्या था, आपके निस्क था। और निसक जो है असली जो क्या इसका क्या किसका बना होता है, जो स्वर्ण आभूषण है, स्वर्ण आभूषण, ठीक है। और वो जो स्वर्ण निसक जो एक प्रकार की एक धातु है, निसक, निसक एक प्रकार की धातु है जिसके लिए क्या किया जाता था, 100% शुद्धता, सोने की शुद्धता की जांच किससे की जाती थी, आपके पारस पत्थर से। ये होते हैं बच्चों आपके वैदिक सभ्यता के लिए क्या, किसकी बात करते हैं, वैदिक सभ्यता का पहनावा किस तरीके का था बच्चों। मैं वैदिक सभ्यता के अंदर जो पहनावा जो बच्चों आपका बताया गया था, बच्चों आपके पहनावा जो बताया गया था मुख्य रूप से आपके चार बताया गया था। कौन कौन से, एक तो निवि निवि, एक आपका वास, एक आपका अधिवास, एक आपका अंतका। बच्चों निवि निवि जो है वो आपके शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता था, यानी पैरों के ऊपर, पैरों के लिए, पैरों को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। जो वास जो है बच्चों आपके ऊपर जो आप ओढ़नी ओढ़ते हैं या शॉल जो पहनते ओढ़ते हो ना, उसकी जगह इस्तेमाल किया जाता था। अगला जो बच्चों आपका जो शब्द है वो आपका अधिवास। अधिवास क्या करता है, अधिवास से बच्चों आपके शरीर की जो ऊपर की जो अंग है उनको ढकने का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अतंगा जो है बच्चों आपका ऊन का बना वस्त्र है, जो मुख्य रूप से आपके सर्दियों के मौसम में पहना जाता था। ठीक है, ये तो आपके मुख्य से, मुख्य कौन कौन से बच्चों आपके निवि निवि, निवि निवि, वास, अधिवास और आतंका। निवि निवि, वास, अधिवास और आतंका, तो ये तो मुख्य रूप से। बाकी अन्य भी कई प्रकार के वस्त्र जो या कई प्रकार का जो पहनावा था वो अलग अलग समुदाय के आधार पर था। तो आपके जो क्षोम जो प्रकार का आपका जो पहनावा था बच्चों, वो जो पैसे वाले पार्टी यानी जो फर्म, जो बड़े बड़े नेता लोग, बड़े 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 व्यापारी लोग या व्यापारी वर्ग जो है वो जो विशेष रूप का जो कपड़े पहनते थे, विशेष रूप का पहनावा है जो पहनते थे, क्या ताकि उसको देखकर ऐसे लगे कि हाँ भाई ये पैसे वाले मतलब सबसे धनी वर्गों में ये आते हैं। तो वो कौन है, आपकी क्षोम प्रकार का आभूषण या कपड़े वो पहनता है। उसके बाद बात करते हैं अपन उष्णीय की। उष्णीय जो बच्चों है वो आपका जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने सिर पर साफा बांधता है ना, या जिसे अपन पगड़ी कहते हैं, तो वो पगड़ी बांधता, तो उसी पगड़ी को क्या कहा जाता था बच्चों आपके यहाँ जो इस्तेमाल होता था आपके वैदिक काल में, उसे क्या कहा जाता है, उष्णीय कहा जाता है। उसके बाद बच्चों आपके एक शब्द है कुब्र। कुब्र बच्चों एक प्रकार का आभूषण है जो आपका जो साफा या जो पगड़ी है उसमें लगाया जाता है। और आपका निस्क जो एक प्रकार का जो आभूषण था वो किसके लिए पहना जाता था, महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता था, आपके गले में पहना जाता था। और कौन सा आभूषण है ये, सोने का आभूषण है। अब सोने की शुद्धता की जांच करने के लिए जो बच्चों इस्तेमाल किया जाता था वो आपका निस्क है, जो सोने की शुद्धता की जांच हेतु प्रयुक्त होता है। और इसके लिए किस कौन से पत्थर का प्रयोग किया जाता है, आपके पारस पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसी के साथ अगली जो बात करने वाले हैं बच्चों, अगला जो अपना बात रहेगी वो ये रहेगी कि सिंधु वैदिक सभ्यता के अंतर्गत साधन किस प्रकार के थे। वैदिक सभ्यता के लिए जो साधन जो थे, यानी जो मनोरंजन के जो साधन थे, तो मनोरंजन के साधन में अपन देखते हैं आपके एक तो रथ दौड़ होती थी, रथ दौड़, घुड़दौड़, आपके रथ दौड़ होती थी, घुड़दौड़ होती थी, और आखेट यानी शिकार। ये तीन क्या थे बच्चों आपके वैदिक कालीन सभ्यता के मनोरंजक, मनोरंजन के लिए साधन या मनोरंजक साधन। यानी कि वैदिक सभ्यता के लोग रथ दौड़ का आयोजन कराते थे जिससे कि उनका क्या हो जाता था, आपका मनोरंजन हो जाता था। वो घुड़दौड़ों का आयोजन करवाते थे जिससे भी उसका क्या होता था बच्चों, आपके मनोरंजन होता था। और शिकार करना भी, करने करने को भी ये क्या मानते थे, मनोरंजन मानते थे। ये आपका इसके अंदर वैदिक कालीन सभ्यता के वैदिक कालीन सभ्यता के क्या है बच्चों, तीन प्रकार के क्या है, मनोरंजन के साधन है। ठीक है, अगला जो टॉपिक बात करेंगे वो करेंगे अपन वैदिक काल में कैसी स्थिति बच्चों, आपकी स्त्रियों की जो किस प्रकार की स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति की बात करेंगे बच्चों अपन।
यानी कि स्त्रियों की स्थिति किस तरीके से थी, महिलाओं को किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, इन सब के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहली जो बात आती है इनमें सम्मानजनक, जो पहला जो बात करते हैं वो करते हैं अपन सम्मानजनक, यानी कि ये जो आपका जो सामान जो समाज में जो आपके वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी वो आपके सम्मानजनक थी और इनको भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त से। पुरुषों के समान क्या थे बच्चों, इनको अधिकार प्राप्त थे। आप इसके अंदर बच्चों दूसरी जो बात करते हैं उपनयन संस्कार का जो अधिकार था बच्चों वो आपके पुरुषों को ही था। उपनयन संस्कार का अधिकार, उपनयन संस्कार का जो अधिकार था वो बच्चों आपके क्या था, आपके उपनयन संस्कार का अधिकार भी था और शास्त्रार्थ का भी उल्लेख मिलता है। यानी कि वैदिक काल में महिलाओं को शास्त्रार्थ यानी पार्टिसिपेट करने का, किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए स्वेच्छा से आजादी थी। ठीक है, अब इनमें कई प्रकार की विदुषी महिलाएं हुई हैं जिनके नाम लिखे विदुषी महिलाएं। तीसरी जो है उस समय की ये विदुषी महिलाएं यानी विदुषी यानी बहुत महान महिलाएं हैं, जैसे लोपामुद्रा, काफी महिलाएं हुई हैं लेकिन अपन कुछ के बारे में बात करें, कुछ का नाम लिखेंगे। श्रद्धा, 12th फेल वाली श्रद्धा नहीं, ये श्रद्धा स्त्री है जो आपके वैदिक काल में थी। दोषा, दोषा आपके अपाला, चंपा, ये बच्चों मुख्य रूप से क्या कौन सी महिलाएं थी, ये बच्चों आपके विदुषी महिलाएं थी, यानी ये एक महान ऋषियों की तरह ही ये विदुषी महिलाएं भी थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन अगला जो है नियोग प्रथा प्रचलित थी तथा प्रदा प्रथा का उल्लेख नहीं है, यानी कि इसमें आपके प्रदा प्रथा का उल्लेख नहीं है। प्रदा प्रथा वर्तमान में अपन देखते हैं ना कि बच्चों को, महिलाओं को, अब तो फिर भी थोड़ा कम हो गया, लेकिन बीच के समय, बीच के जो काल था उसमें महिलाओं को क्या है, जब मुगल काल आए उस समय महिलाओं को मुंह ढकने के लिए, मुंह ढकने के, मुंह खुला रखने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में भी ये इसका आपका कम हो जाता है और आपके वैदिक काल के अंदर भी प्रदा प्रथा का क्या नहीं है बच्चों, आपके उल्लेख नहीं, यानी कि महिलाओं को घूंघट में रहने के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। ठीक है, आपके इन्हीं के इस आपके वैदिक काल के अंदर बच्चों आपके विवाह के अंदर जो बालिकाओं को विवाह में लड़कियों को दिया जाने वाला पुरस्कार, अपने जिस प्रकार से कन्यादान होता है ना वर्तमान समय में, उस प्रकार आपके वैदिक काल में आपका वहलू या वहतु, जो बच्चियों को, जो महिलाओं को विवाह में लड़कियों को क्या दिया जाता था, कन्या को जो भी उपहार दिया जाता था उन्हें क्या, या तो वहलू या आपके वहतु कहते थे। और जो महिलाएं बच्चों आजीवन अविवाहित रहती थी, जो आजीवन आपके अविवाहित रहती थी महिलाएं, उन्हें बच्चों आपके अमाजू कहा जाता था। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग बातें करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे बच्चों अपन वैदिक काल के अंदर वर्ण व्यवस्था किस तरीके की थी, किस तरीके से कुल का आपको उत्पत्ति मानी जाती है और किसकी कहाँ से उत्पत्ति मानी जाती है, किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, अपन ने जो बात की वो ऐसे की कि आपका जो वैदिक काल के अंदर जो महिलाओं की जो स्थिति थी बच्चों आपके सम्मानजनक थी, उन्हें पुरुषों के सम्मान क्या थे बच्चों, आपके अधिकार प्राप्त से, इनका भी उपनयन संस्कार होता था, यानी इनको भी शिक्षा का अधिकार था और ये शास्त्रार्थ में भी भाग लेती, यानी प्रतियोगिताओं में भाग लेने का भी इनका हक था। और इस वैदिक काल के अंदर कई महिलाएं, विदुषी महिलाएं हुई, उनमें से कुछ हैं जैसे आपके एक तो लोपामुद्रा, श्रद्धा, दोषा, अपाला, चंपा, ये आपकी विदुषी महिलाएं हुई हैं। और इस आपके वैदिक काल में प्रदा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता, और जब जो विवाह के अंदर जो लड़कियों को जो बच्चों आपके उपहार दिया जाता था उसे वहतु या वहलुक कहा जाता था, और जो महिलाएं आजीवन अविवाहित रहती थी उन्हें क्या कहा जाता, अमाजू कहा जाता था। तो बच्चों इसी के साथ जो आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं, कल फिर नए बिंदु नए विषय के साथ अपन अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, नमस्कार।